हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरुजी उत्तराखंडी पे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी ऐप है वेदाश्री लर्निंग ऐप, आप उस पर जाइए। अलग अलग कोर्सेज़ हैं, मई में एग्ज़ाम है यूके SSC का, सैनिक स्कूल का, आप उस पर कोर्सेज़ अवेल कर सकते हैं और अपनी तैयारियाँ शुरू कर सकते हैं। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और कि अगर आपको करंट अफेयर की और भी वीडियोस चाहिए और डेली बेसिस पे चाहिए तो मेरा एक अपना चैनल है जिसका नाम है RDY गैलरी, GALLERY, RDY गैलरी, GALLERY। और इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरा अपना चैनल है और इस पर आपको डेली शाम को 6 बजे वीडियो मिलेगी। तो आज जो है हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसका नाम है आपका डिमांड फॉर हिंदू राष्ट्र इन नेपाल। इसमें जो है आपका अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि नेपाल के अंदर बहुत प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं, उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जिसमें कि आपका हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नेपाल को दोबारा से डिमांड उठ रही है। बेसिकली आप देखेंगे तो 2008 से पहले पूरे विश्व में इकलौता राज्य था, राज्य का मतलब स्टेट, यानी कि पॉलिटिक्स में एक कंट्री को स्टेट बोला जाता है, तो इकलौता स्टेट पूरे वर्ल्ड में जो था आपका नेपाल ही था जो हिंदू राष्ट्र था। इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री, इंडिया हिंदू राष्ट्र नहीं, इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री। और इसमें जो है आपका वो सपोर्ट कर रहे हैं, किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि आप जो है मोनार्की सिस्टम, यानी कि जो राजा वाला जो हिसाब था नेपाल के अंदर 2008 से पहले, उसको आप दोबारा लाइए। इसमें आप देखेंगे कि प्रजातंत्र पार्टी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, RPP, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, ये जो है इस पार्टी का पूरा इनिशिएटिव है और इसका ये पूरा एक बनाया हुआ सिस्टम है कि हमको नेपाल को 2008 से पहले वाला मोनार्की सिस्टम में लाना है। अब मोनार्की का क्या मतलब है कि वहाँ पे एक राजा रहेगा, बिल्कुल रहेगा, लेकिन डेमोक्रेसी भी रहेगी, यानी कि आपका ब्रिटेन वाला हिसाब रहेगा। क्राउन एक एस्टेब्लिश सिस्टम रहेगा लेकिन डेमोक्रेसी रहेगी, गवर्नमेंट बनेगी वहाँ पे, ठीक है। तो वो वाला हिसाब चाहते हैं, डेमोक्रेसी भी रहेगी और वहाँ पे राजा भी रहेगा। तो बेसिकली अगर आप देखना चाहेंगे तो 2008 के अंदर नेपाल जो है वो हिंदू राष्ट्र से हट के वो एक सेकुलर राज्य बना था, सेकुलर स्टेट बना था, सेकुलर कंट्री बना था, जो आप समझना चाहें, मैंने तीनों बोल दिए। तो बेसिकली हुआ क्या था, 1990 से लेके अर्ली 2000 तक नेपाल के अंदर जो है आपका एक बहुत ही मसकर हुआ था, एक सिविल वॉर हुआ था, बहुत तबीयत से वहाँ पे सिविल वॉर चला था, बहुत लंबा चला था। तो इसमें आपका कम्युनिस्ट पार्टी और रूलिंग पार्टी दोनों के बीच में आपका काफ़ी क्लैश हुए थे। कम्युनिस्ट पार्टी जो आज के टाइम में जो वहाँ पे पावर में है, उसके बीच में वो समय अभी धीरे धीरे उभर रही थी और रूलिंग पार्टी उसके बीच में क्लैश हुआ। और बेसिकली आपका देखेंगे तो 2001 के दौरान में जो नेपाल की आपकी रॉयल फैमिली है, उस फैमिली को जो है वहाँ पे मैसेकर कर दिया गया, उनके बहुत सारे लोगों को जो है मार दिया गया, मैसेकर हुआ। एक बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही बेकार मैसेकर था उसमें। और उसमें जो है रॉयल फैमिली के बहुत सारे नवाबजादों को और जो आपके प्रिंस होते हैं उनको मार दिया गया। इसमें आप बेसिकली देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ने उस समय पे जो है नेपाल को एक सपना बेचा था, सपना दिखाया था कि नेपाल को हम अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छे रोजगार मिलेंगे, प्रगति होगी, इस तरह का एक सपना बेचा था। और उसके बाद वो जो है आज पार्टी में आए हैं। तो आज देखिए पुराना समय जो है दोबारा से रिपीट हो रहा है। तो बेसिकली उस समय पे जो कहते थे, उस समय पे नेपाल को क्या कहते थे, किंगडम ऑफ नेपाल, और दूसरा नाम असल हिंदुस्तान भी उसको बोलते थे। और आज के टाइम में उसको क्या बोलते हैं, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल, क्योंकि अब वो सेकुलर हो चुका है। और इकलौता देश था नेपाल जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि वो हिंदू राष्ट्र है। आज के टाइम में आपको कोई भी हिंदू राष्ट्र पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, इस्लामिक मिलेगा, क्रिश्चियन मिलेगा, बट नॉट अ सिंगल स्टेट इज़ अ हिंदू रिलीजन स्टेट। और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो नेपाल की जो पॉपुलेशन है वो जो है आपका 2.8 करोड़, 2 करोड़ 80 लाख है। इसमें से 81% जो हैं आपके हिंदू हैं, बुद्धिज्म जो हैं आपके 9% हैं, इस्लाम फेथ को फॉलो करने वाले 4.4, मोटा मोटा 4.5% हैं, क्रिश्चियनिटी के लिए 1.42, मोटा मोटा 1.5% हैं। तो इसमें आप देखिए बेसिकली अभी क्या हुआ है, एक तो कोविड-19 कोरोना वायरस जो है फैला है, गवर्नमेंट फेल है उसको पूरी तरह से सस्टेन करने के लिए, उस चीज़ को दूर करने के लिए गवर्नमेंट विफल रही है, पहली चीज़। दूसरा, करप्शन वहाँ पे बहुत हाई लेवल में हुआ है।
और तीसरा जो है आज के टाइम में जो कम्युनिस्ट पार्टी जो पावर में बैठी है उसका अपना खुद का विभाजन हुआ पड़ा है। प्रचंड और केपी शर्मा ओली जो खुद प्राइम मिनिस्टर हैं, दोनों में 36 का आंकड़ा हो रखा है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहती है राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, और इस चीज़ का फ़ायदा उठा के वो लोग सड़कों पे उतर चुके हैं। क्योंकि किसी भी देश की जो पार्टी है, जो मेन लीडर है, जो आपका सेंटर में बैठी है, उसी के बीच में अगर विभाजन हो जाए तो आप देखिए गवर्नमेंट अनस्टेबल हो जाती है, तो एक पूरा राज्य, पूरा स्टेट जो है वो अनस्टेबल हो जाता है। और वहाँ पे बहुत सारे मिनिस्टर पे आरोप लगे हैं, जो सिटिंग मिनिस्टर हैं उन पे ओपन आरोप लगा कि वो ओपन करप्शन कर रहे हैं, वो खुले तौर पे रिश्वत ले रहे हैं। एक मिनिस्टर जो बैठा है पावर में, आप इंडिया में देखिए, जब आपके इंडिया में घोटाले खुल रहे थे, 2G स्कैम, कोयला घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, तो कांग्रेस का बंटाधार हो गया था। उसी तरह से जहाँ भी जब करप्शन का लेवल बढ़ता है तो उस देश में उस पार्टी का जो है बंटाधार होता है और नई पार्टी जो है इवॉल्व होती है। हिंदुस्तान में बीजेपी काफ़ी पावरफुल हो गई है, आज 10 साल दूसरा टेन्योर चल रहा है, 10 साल पूरा कर लेगी 2024 में। तो क्या आप लोगों को लगता है कि इन सब के बावजूद राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को वहाँ की गवर्नमेंट जो है बात इससे करना भी चाहेगी? इनको वोट तो अच्छे मिलते हैं लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो इसका निगेटिव इनको ये होता है कि वोट परसेंटेज तो बढ़ जाता है लेकिन ये पार्लियामेंट में इनकी कुछ वहाँ पे मेजोरिटी नहीं बनती है। हाँ, गवर्नमेंट इनको भले उतना ध्यान न दे, पर हकीकत ये है कि एक प्रेशर ज़रूर बिल्टअप होगा गवर्नमेंट को के ऊपर। और हम ये कह सकते हैं कि 2020 के शुरुआत में, अंत में नेपाल के अंदर जो है एक पॉलिटिकल मूवमेंट जो है शुरू हो चुका है, और बेसिकली पब्लिक गैदरिंग भी इसमें बहुत अच्छी होती है। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ेंगी, जो भी चीज़ इसमें निकल के आएगी, हम उस पर जो है बात करेंगे। थैंक यू।